डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो कल हमने पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा लोगों के सामाजिक जीवन के बारे में। तो सामाजिक जीवन में सबसे पहले समाज में आता है हमारा परिवार। तो हड़प्पा सभ्यता में भी जो परिवार थे, ये एकल परिवार थे या संयुक्त परिवार थे, इसके बारे में कोई एक राय नहीं है। लेकिन जो ये वहाँ पे घर प्राप्त हुए हैं वो काफ़ी बड़े घर हैं। तो इस से अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पे संयुक्त परिवार थे। और बाकी ये था कि जो मूर्तियाँ मिली हैं, जो आभूषण मिले हैं या कोई चीज़ें मिली हैं, उसमें स्त्रियों की फ़ोटो ज़्यादा है। तो ऐसा माना जाता है कि वो जो परिवार थे वो मात्र मात्र सत्तात्मक परिवार थे। कहने का मतलब ये है कि जो महिलाएं थी वो परिवार की मुखिया थी। अगली बात जो सामाजिक जीवन में आती है कि वर्गीकरण कैसा था। वर्गीकरण मतलब कितने भागों में बांटा था। तो समाज 3 भागों में बटा हुआ था। जो पहला वर्ग था उसमें शासक और धनी वर्ग आते थे। उसके बाद मध्यम वर्ग था और लास्ट में निम्न वर्ग था। तो जो धनी थे, जो राजा लोग थे, वो काफ़ी अच्छा जीवन व्यतीत करते थे और घर भी उनके बड़े होते थे। तो और जो मध्यम वर्गीय परिवार थे, उनके जो घर थे, उनके राजा की या धनी वर्ग की अपेक्षा थोड़े छोटे होते थे। और जो निम्न वर्ग था, उसके जो परिवार था, वो जो उसके घर था, वो झोपड़ी टाइप में हुआ करता था। और ये जो समाज का वर्गीकरण था, वो सिर्फ आर्थिक आधार पर था। जाति आधार पर वर्गीकरण के कोई संकेत जो हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। आगे बात आती है इनके सामाजिक जीवन में भोजन के बारे में। तो भोजन के विषय में ये है कि जितनी भी खुदाई की है वहाँ पे जो अन्न प्राप्त हुआ, वो दाने वगैरह प्राप्त हुए हैं, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये लोग जो है वो जौ, गेहूँ, सफ़ेद चना, तिल इत्यादि जो है वो उसका उपयोग करते थे। गुजरात के कुछ क्षेत्रों में हमें बाजरे के दाने भी मिले हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जानवरों की हड्डियाँ इत्यादि प्राप्त हुई हैं, जिसमें भेड़, बकरी, भैंस, सूअर इत्यादि की हड्डियाँ हैं। और कई जगह जो इनकी गुफाएं हैं या इनकी कई जगह पे हमें ये लगता है कि गुफाएं इत्यादि में जो अवशेष मिले हैं, तो ये शिकार भी खेलते थे और ये पशुओं के साथ साथ पक्षियों का शिकार भी करते थे, क्योंकि वहाँ पे उनकी भी हड्डियाँ मिली थी। तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे, उनका जो खाने का या भोजन जो था वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों था। उसके बाद जो सामाजिक जीवन में इनका आता है वो है वस्त्र। तो वस्त्र जो है वो सूती वस्त्र पहनते थे और जो धनी लोग थे वो जो है ऊनी वस्त्र पहनते थे। तो जो स्त्रियां और पुरुष हैं उनके जो लगभग सेम ही था जो पहरावा था। स्त्रियां जो एक लहंगा पहनती थी और उसके ऊपर एक चादर जैसी लेती थी, जो लेती थी। और उसके साथ क्या था कि विशेष शॉल टाइप एक पहनती थी और सिर पर एक पंख के समान उठा हुआ एक वस्त्र पहनती थी। वो जो है वो जो वहाँ पे मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, वो जो चित्र प्राप्त हुए उसके आधार पर ये कहा गया है। जो पुरुष थे वो नीचे धोती इत्यादि पहनते थे और ऊपर शाल वगैरह देते थे। वो रंगीन और सादे दोनों वस्त्र पहनते थे। और यहाँ पे हमें क्या चीज़ है कि जो तकले और सुइयाँ प्राप्त हुई हैं, तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये सूत काटना और जो कपड़े सिलकर पहनना ये इन्होंने सीख लिया था, ये इनको आता था। उसके बाद है आभूषण। तो आभूषण जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण के शौकीन थे। तो जिसमें इन आभूषणों में ये हार, चूड़ियाँ, कड़े, अंगूठी इत्यादि जो है वो आभूषण धारण करते थे। और आभूषण जो उनके सोने, चांदी और मूल्यवान पत्थरों के और हाथी दांत इत्यादि के बने होते थे। और जो गरीब लोग होते थे वो जो है तांबे के या हड्डियों के आभूषण जो है वो धारण करते थे। आगे हार श्रृंगार। तो हार श्रृंगार के लिए काफ़ी शौकीन थे। और यहाँ पे हमें खुदाई में तांबे के और हाथी दांत के जो दर्पण इत्यादि, कंगे इत्यादि प्राप्त हुए हैं और कई श्रृंगार दान भी प्राप्त हुए हैं।
तो इसमें जैसे इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये पाउडर सुगंधित तेल वगैरह या सिंदूर इत्यादि का प्रयोग करते थे। और पुरुष भी दाढ़ी वगैरह रखते थे, मूछें रखने का क्या था, प्रचलन था। कुछ लोग अपनी मूछें नहीं भी रखते थे। ये चित्रों से हम कह सकते हैं कि ये ऐसा होता था। और उसके बाद बात आती है सामाजिक जीवन में मनोरंजन की। तो मनोरंजन के ये काफ़ी शौकीन थे और उस समय शतरंज और चौपड़ इत्यादि खेलने का काफ़ी रिवाज था, शौकीन थे ये लोग। और शिकार करना, मछली पकड़ना, पशु पक्षियों को पालना, उनको आपस में लड़ाना, ये इत्यादि इनके मनोरंजन के साधन थे। इसके अलावा नृत्य और संगीत में भी इनकी काफ़ी रुचि थी, जैसे वीणा बजाना, ढोल बजाना इत्यादि। और इसमें जो एक मैंने क्वेश्चन भी डाला था आपको कि मृतकों का संस्कार ये किस प्रकार करते थे। तो 3 प्रकार से मृतकों का जो ये संस्कार करते थे। पहला था ये कि इसको जला दिया जाता था, शव को पूरी तरह जला दिया जाता था, और जो उसकी राख बचती थी उसको क्या करते थे, एक बर्तन में रख के दबा देते थे। और दूसरा ये होता था कि मृतक को ये दबाते दफनाते थे, और उसके साथ जो मृद भांड वगैरह या कोई आभूषण वगैरह जो साथ में दफन कर देते थे। ये जो इनकी कब्रें हैं उसमें भिन्नता पाई गई है। जो अमीर लोग थे उनका साथ में कुछ मूल्यवान वस्तुएं होती थी, और जो गरीब लोग होते थे उनके नॉर्मल जो चीज़ें जैसे मृद भांड वगैरह हो गए ये इत्यादि रखे जाते थे। जो तीसरी इनकी जो तरीका था अपने शवों का संस्कार करने का, वो तीसरा ये था कि शव को ये रख देते थे ऐसे ही, और ये पशु पक्षी जो उसको खा जाते थे जब उस शरीर को, तो जो पीछे अस्थि पिंजर बचता था उसको क्या कर देते थे, ये दफन कर देते थे या दबा देते थे। ये इनके सामाजिक जीवन के जो अनुमान लगाया गया है, ये सारा इसके आधार पर जो प्राप्त जो दस्तावेज है उसके आधार पर ये लगाया गया है। अब आता है कि इनका राजनीतिक जीवन कैसा था। तो सबसे पहले तो ये लग रहा है कि इतनी व्यवस्थित ये सारी सत्ता थी, यहाँ पे इतना नियोजन अच्छे तरीके से हो रहा था। तो यहाँ पे कोई ना कोई राजा अवश्य होगा। तो जो राजा होता था उसके जो बड़े बड़े विशाल भवनों में रहते थे, तो जो ऐसे भवन बनाना, जैसे सड़कों का प्रबंध, सफाई का प्रबंध इत्यादि, जो माप तोल हो गए, मृद भांड वगैरह हो गए, इससे पता चलता है कि यहाँ पे कोई ना कोई राजनीतिक सत्ता थी। ठीक है। तो क्योंकि राजा जो था वो जो कानून थे उसको इम्प्लीमेंट करवा सकता था, तो आगे जो होते थे उसने अधिकारी रखे होते थे जो कि सारे जो कानून वगैरह बनते थे, और जैसे सार्वजनिक स्थानों की जो मरम्मत इत्यादि करवाने का कार्य, या जो बाहर दीवार बनाने का इत्यादि का कार्य जो था वो उचित ढंग से करवाया जाता था। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे राजा का काफी रोल था। और इसके अलावा पुरोहित, एक मूर्ति मिली है, जैसे आपको पता है कि पुरोहित की मूर्ति मिली है, तो पुरोहितों का भी काफी सम्मान था। जो इनकी जो शासन प्रबंध था वो भी काफी कुशल था। जैसे आपने देखा ही है कि 2 राजधानियां थी इसकी, एक मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो दोनों में दुर्ग था, दुर्ग मतलब दोनों दीवार वगैरह थी इसमें। तो सार्वजनिक भवन भी थे। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे कोई ना कोई सभा वगैरह होती थी, जो सार्वजनिक भवन थे इसमें। और नगरों का प्रबंध और जो अन्नागार थे उनका प्रबंध जो था उससे काफ़ी अच्छा था। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे कोई ना कोई कुशल शासन व्यवस्था भी थी। जो सरकार की आय व्यय है, तो ऐसा माना जाता है कि जो आय का मुख्य स्रोत था वो भू राजस्व ही था। तो इसको जो इकट्ठा करके फिर जो लोक भलाई के कार्य होते थे, जैसे सड़कों की मरम्मत हो गई, नालियाँ सड़क इत्यादि बनाना, उस पर खर्च किया जाता था। आगे बात आती है शस्त्र। तो ये लोग काफ़ी शांति प्रिय थे। इनके यहाँ कोई इतने ज़्यादा शस्त्र वगैरह नहीं मिले हैं। ये तलवार कवच इत्यादि का प्रयोग नहीं करते थे। जो मुख्य इन शस्त्र थे इनके वो थे बर्छे, कुल्हाड़ियाँ, तीर कमान वगैरह। और वो जो सारे बने होते थे वो तांबे और कांसे के बने होते थे। यहाँ पे लोहे का प्रयोग ये नहीं करते थे। ये बड़ी विशेष बात है कि ये हड़प्पा संस्कृति के लोग लोहे के बारे में जानते नहीं थे। और ऐसा माना जाता है कि ये लोहे के बारे में नहीं जानते थे, तो इनके हथियार इतने जो स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो इसी वजह से जब भी आर्य ने इन पे हमला किया होगा तो ये अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए और ये उनसे हार गए
तो ये है कि उनको लोहे की जानकारी नहीं थी। इसके बाद का जो लेक्चर है उसको मैं बाद में करवाऊंगा। तो अभी तक जितना भी मैंने आपको करवाया है, आप जो नोट्स भेजे हैं, ये सारा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं कृपया उसको पढ़ लें। ये सारी एक्सप्लेनेशन जो नोट्स भेजे हैं उन्हीं की है। ये आपको मैंने पहले भेज दिया, आपने उनको पढ़ा होगा, 2-3 बार पढ़ा होगा, तो जो अगर आपकी थोड़ी बहुत क्लियरिटी रहती होगी तो ये आप जब ये आप लेक्चर सुनने हैं तो वो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ये सारा अंडरस्टैंड कर पाएंगे और क्वेश्चन जो आप हैं उनको भी हल कर पाएंगे। तो नेक्स्ट अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में, तो